हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बेटा हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसके 2 पार्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं। ये 3rd पार्ट है। टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर रखा था उसको वापस ले लिया। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मूवमेंट था वो कई जगह पर वायलेंट हो चुका था। अब वो क्या सोचते थे कि सत्याग्रही जो थे उनको पहले प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। जब भी वो कोई इस तरह का जन आंदोलन, मास स्ट्रगल यानी जन आंदोलन करते हैं तो उससे पहले उनको पूरा ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the Provisional Council. अब जो कांग्रेस के भी कई सारे ऐसे लीडर थे जो ये जो स्ट्रगल चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, ये करते करते वो थक चुके थे और ये सोचने लगे थे कि अब इनसे जो है कोई भी रिजल्ट उनको मिलने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम जो प्रोविजनल इलेक्शन होने वाले हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें। और जो प्रोविजनल इलेक्शन है उसका जो प्रोविज़न था वो जो कब शुरू हुए थे, कब से, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने सेटअप कर रखा था 1919 एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। अब वो क्या सोचते थे, दे फेल्ट दैट it was important to oppose British policy within the council, argue for reform and also demonstrate that these council were not truly democratic। अब वो ये सोचते थे कि हम जो है काउंसिल के अंदर रह करके सुधार के लिए आर्ग्यू करेंगे, ब्रिटिश पॉलिसी जो है उनका अपोज करेंगे, और इसके अलावा वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भी ये इनकी काउंसिल्स हैं ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने जो है क्या किया था, स्वराज पार्टी बना ली थी, एक नई पार्टी का फॉर्म यानी कि गठन कर लिया था कांग्रेस के अंदर रहते रहते। बट यंगर लीडर, और ये किसके लिए आर्ग्यू करते थे, ये आर्ग्यू करते थे कि जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर चेंज होना चाहिए। बट यंगर लीडर ये तो इसी के अंदर रहकर चेंज करवाना चाहते थे, जैसे जो अपने पुराने लीडर्स थे, जो यंगर लीडर थे, जो यंग एज के थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो वो क्या चाहते थे कि वो जो ज़्यादा रेडिकल यानी जिसको उग्र स्वभाव का कह सकते हैं, आक्रामक जो तेवर थे उनके, वो इस तरह से कि वो क्या चाहते थे कि जो हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। वो एगिएशन, मास एगिएशन यानी कि जितना भी मूवमेंट्स करते थे तो वो फुल इंडिपेंडेंस के लिए करते थे, ना कि सिर्फ रिफॉर्म के लिए करते थे कि सिर्फ सुधार उनको चाहिए, इसके लिए नहीं करते थे। In such a situation of internal debate and decision, two factors again shaped Indian politics towards late 1920s. The first was the effect the worldwide economic depression. अब जो है इसके ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी सभी की जो डिबेट थी, बहस थी आपस में, वो एक राय सभी की नहीं थी, अलग अलग विचारधाराएं हो चुकी थी। 2 फैक्टर उसके हो चुके थे, एक तो जो अंदर चेंज चाहते थे और दूसरा जो फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। फिर इसका दूसरा जो इफेक्ट हुआ वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी जो मंदी का दौर आया। एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे उसके, एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो है खेती जो उसके क्रॉप्स के थे वो क्या गिरने लगे, 1926 में शुरू हुए और कोलैप्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, ढह गए, बिल्कुल गिर गए 1930 तक आते आते। As the demand for agriculture goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। और जैसे एक्सपोर्ट जो डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहा कि किस तरह से वो अपना रिवेन्यू को पे करें। By 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल का दौर। जो कंट्री साइड यानी गाँव के इलाकों में 1930 में काफ़ी उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट। अब हम ब्रिटेन की बात करें, ये ब्रिटेन के अंदर टोरी गवर्नमेंट बनी थी। इन ब्रिटेन, आगे बता भी रहा है, इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टेटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। एक कमीशन जो उसने सेटअप किया था, सर जॉन साइमन उसका हेड था, इसीलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ गया था। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। और वो किस लिए बनाया था कमीशन की, जो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होना है, उस सिस्टम को सेटअप करना है, तैयार करना है कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होगी, वो देखने के लिए उन्होंने कमीशन बनाया। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी, द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। यानी कि हम इंडिया के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप की बात कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं है। तो सबसे जो गलत था इसके अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इंडियन लोगों को ये पसंद नहीं आई कि जितने भी उसमें मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाना था, वो इंडिया के लिए।
When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon." जब साइमन कमीशन इंडिया आता है तो उसका स्वागत जो कब आता है 1928 में, उसका स्वागत इस स्लोगन के साथ किया जाता है कि "गो बैक साइमन", यानी साइमन वापस जाओ। ऑल पार्टीज, अब इसके अंदर कहता है कि ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, सभी ने बढ़ चढ़कर डेमोन्स्ट्रेशन किए, प्रदर्शन किए, और इन एन इफेक्ट टू विन दैम ओवर द वाइसरॉय लॉर्ड इरविंग अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 ए वेज ऑफर ऑफ डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया is an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। जब लोगों का विरोध ज़्यादा बढ़ गया तो जो वॉइसरॉय था, कौन, इसकी बात करें हम लॉर्ड इरविन की। इरविन ने जो है 1929 अक्टूबर में जो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उनको क्या किया, इनवाइट किया कि आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसके अंदर आप आइए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो भी आप चाहते हैं आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लीड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। जो इसके अंदर जो हमारे यंगर लीडर थे, इसके अंदर जो हमारे यंगर लीडर थे कांग्रेस के, रेडिकल, जैसे कि हमने बताया, जो थोड़े गुस्से वाले, आक्रामक स्वभाव वाले थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिकम मोर असर्टिव, यानी कि इनके जो तेवर थे वो कुछ इस बात को लेकर ठीक नहीं थे। द लिबरल एंड मॉडरेट हु वर प्रपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब जो लिबरल और मॉडरेट, यानी कि जो उदारवादी और जो मध्य मार्गी रास्ता अपनाने वाले थे कि ब्रिटिश काउंसिल के अंदर रहकर ही जो हम सिस्टम को ठीक कर लेंगे, अब वो धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव खोते जा रहे थे। अब जो है सबसे ज़्यादा जो हमारी जनता थी उसके ऊपर किसका जो असर था, प्रभाव था, वो आता जा रहा था। जो यंगर लीडर्स थे, जो उनकी बातें थी वो उनको ज़्यादा सुनते थे। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड फॉर ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। इसके बाद 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर में, वहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने फुल इंडिपेंडेंस यानी कंप्लीट स्वराज के, पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड रख दी, और 26 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था 1930 में कि हम जो है सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। लेकिन लोगों का इस तरफ जो है अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रहा था, उन्होंने इसकी सेलिब्रेशन की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिया। तो अब जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि कोई इस तरह का इशू लेकर के आया जाए जिससे कि लोगों को इकट्ठा किया जा सके, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो एवरीडे की लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो अब वो कोई ऐसा इशू चाहते थे और उनको जो इशू मिल गया था वो नेक्स्ट है कौन सा, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने साल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो साल्ट जो है एक एसेंशियल पार्ट होता है अपने खाने का, तो जो चाहे रिच हो या पुअर हो सभी उसके लिए, सबके लिए ज़रूरी होता है। तो मोनोपोली जो गवर्नमेंट कर रही थी कि साल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, तो इसके खिलाफ जो है अब ये साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस दोनों मिक्स कर देंगे, कौन, महात्मा गांधी, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी ने देखा कि एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है सभी को, नेशन को यूनिटी एक करने के लिए। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविंग को एक लेटर लिखा था जिसमें उनकी 11 यानी कि 11 डिमांड्स थी। सम ऑफ दीज ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो सभी की जनरल यानी कि सभी की भलाई से लेकर के, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी जो अलग अलग क्लास के लोगों के लिए थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल से लेकर पीसेंट यानी किसानों तक, सभी की अलग अलग भी थी और सबकी कॉमन इंटरेस्ट की भी थी। The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign. The most steering of all was the demand to abolish the salt tax. हालांकि सभी की जो है डिमांड थी वो अलग अलग थी, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा सभी को एक करने वाली थी वो डिमांड थी कि जो साल्ट के ऊपर टैक्स है उसको अबोलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक। ही तो साल्ट ऐसी चीज़ होती है चाहे गरीब हो या अमीर, दोनों को ही एक उसका यूज़ करते हैं, दोनों ही करते हैं। and it was one of the most essential item of a food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. महात्मा गांधी ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो अब ये साल्ट के ऊपर टैक्स लगाया है तो सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव फेस सामने आया है ब्रिटिश रूल का।
महात्मा गांधीज लेटर वाज इन वे एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी ने एक तरह से जो लेटर लिखा था वो एक अल्टीमेटम, धमकी की तरह था। इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम जो है 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। और इरविंग जो है इस बात को लगातार जो है क्या करते रहे, इससे टलते रहे, यानी कि बात नहीं की उन्होंने इस बारे में आकर, अनविलिंग यानी वो चाहते नहीं थे इस बारे में कोई भी नेगोशिएट करना, बात करना। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस साल्ट मार्च अकम्पेड। अब जो है महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ अपना जो फेमस साल्ट मार्च है वो शुरू कर दिया था। 240 माइल्स का जो इसका डिस्टेंस था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से लेकर के और जो कोस्टल टाउन दांडी है गुजरात में, वहाँ तक इनको पैदल यात्रा की महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। और जो वॉलंटियर थे वो 24 डेज तक कंटिन्यूस चले और अबाउट 10 मील यानी कि लगभग एक दिन में वो 10 मील चलते थे। थाउजेंड्स कम टू हियर महात्मा गांधी वेरेवर ही स्टॉप। और जहाँ पर भी महात्मा गांधी स्टॉप करते, यानी कि जब 10 किलोमीटर की अपनी जो जर्नी है उसको पूरा करने के बाद वो रुकते, तो बहुत हजारों लोग आ जाते उनको सुनने के लिए, वो क्या कहना चाहते थे, किस तरह से वो बताते थे कि लोगों को पीसफुली हमने अपनी डिमांड रखनी है, स्वराज लेना है। और लास्ट में ऑन 6 अप्रैल ही रीच 6 अप्रैल को जो है ही रीच दांडी, वो दांडी के ऊपर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने जो है साल्ट मार्च को वहाँ पर तोड़ा, यानी कैसे तोड़ा, मैन्युफैक्चर साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर से बॉयल करके साल्ट निकाल करके उन्होंने साल्ट मार्च को वायोलेट यानी उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इस नॉन कोऑपरेशन से अलग कैसे था, लोगों ने इसको किस तरह से देखा, अब क्या क्या चाहते थे। देखिए, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22 बट आल्सो ए ब्रेक कॉलोनियल लॉ। 1000 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ। अब जो है हजारों लोग ऐसे थे जो साल्ट कानून यानी नमक कानून को तोड़ते, कैसे, मैन्युफैक्चर साल्ट को मैन्युफैक्चर करते एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री। जो गवर्नमेंट की साल्ट की फैक्ट्री थी उनके सामने ही साल्ट बनाते और ना उसका, उनके सामने ही साल्ट बनाते और प्रदर्शन करते। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बायकॉटेड, लिक्योर शॉप पिकेटेड। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फॉरेन क्लॉथ है उसका बायकॉट यानी बहिष्कार करना, लिक्योर यानी कि जो शराब की दुकानें थी उनकी घेरेबंदी कर देना। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, उन्होंने जो किसानों ने रिवेन्यू देने से मना कर दिया, जो गांव में चौकीदारी टैक्स था वो देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल रिजाइन, जो विलेज के अधिकारी होते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड इन मैनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। बहुत सारे जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने भी जो फॉरेस्ट का लॉ था उसको तोड़ दिया, अपने पशुओं को लेकर के जंगल में चले गए और वहाँ से जो उन्होंने वुड भी कलेक्ट किया और अपने पशुओं को भी वो लेकर के चले गए। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। अब जो है कांग्रेस की जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी डर गई थी। अब उन्होंने एक एक करके लीडर्स को ही अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लीड टू वायलेंट क्लैशेस मैनी प्लेसेस, बहुत जगह पर जो हिंसात्मक झड़प होना, आपस में टकराव होना शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा तब हुआ जब अब्दुल गफ्फार खान, जो सबसे ज़्यादा डिवोटी यानी महात्मा गांधी के प्रति समर्पित थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1930 में। तो जो गुस्साई भीड़ है उन्होंने पेशावर में गलियों में निकलकर, क्योंकि पेशावर जो अभी पाकिस्तान में बेटा पहले तो इंडिया का ही पार्ट होता था, और लोगों ने जो है उसकी पुलिस की फायरिंग जो हो रही थी उसका सामना खुल करके किया, बिल्कुल सामने आ गए, बहुत सारे लोग मारे गए। ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। अब कहता है कि जब एक महीने के बाद खुद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो शोलापुर के अंदर जो है काफ़ी वायलेंस हो गया था। लोगों ने पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, जितने भी जो सिंबल थे ब्रिटिश रूल के, उन सब के ऊपर जो है अटैक करना, हमले करना शुरू कर दिया। ए फ्रैटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब डरी हुई सरकार ने इसको बुरे तरीके से दबाना शुरू कर दिया। पीसफुल सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, वुमेन चिल्ड्रन को पीटना शुरू कर दिया और करीब 1 लाख के करीब लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving on 5 मार्च 1931। अब महात्मा गांधी ने फिर से डिसाइड कर दिया कि इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसमें भी वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था।
और इरविंग के साथ एक पैक्ट यानी समझौता किया, जिसे गांधी इरविंग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले वाले का तो कांग्रेस ने बायोकाट किया था, लेकिन अब ये दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी लंदन में, तो महात्मा गांधी ने उसके अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। यानी उन्होंने ये बोल दिया था कि पैक्ट में, समझौते में ये बात हो गई थी कि हम जो है उसके अंदर शामिल होंगे, जो लंदन में होने जा रही थी। और गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री हो गई थी, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंट। लेकिन जो महात्मा गांधी राउंड टेबल दिसंबर में 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अंदर जाते हैं, नेगोशिएशन यानी बातचीत बीच में ही टूट जाती है और वो डिसअपॉइंट, निराश होकर वापस आते हैं। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब जब देखते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, लोगों को दबाने का नया दौर शुरू कर दिया। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू उस समय दोनों जेल में होते थे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, जो कांग्रेस की पार्टी है उसको भी इलीगल घोषित कर दिया था कि ये पार्टी इलीगल है। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट। और जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेशन लोग बॉयकॉट या मीटिंग कर रहे थे उन सभी को भी उन्होंने दबाना शुरू कर दिया था, इम्पोज उसके ऊपर उनको क्या किया था, दबाना शुरू कर दिया। विद ग्रेट एप्रिसिएशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जो है दोबारा से महात्मा गांधी ने, एक शंका तो मन में थी, उनके भी डर था कि किस तरह से दोबारा ये जाएगा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, लेकिन उन्होंने दोबारा से इसको रीलॉन्च यानी कि दोबारा लॉन्च करने के लिए अनाउंस कर दिया। फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। ये जो है एक जब दोबारा लॉन्च करने के बाद भी कुछ टाइम तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो है अपनी शाइन यानी कि जो इसके अंदर शुरू में लोगों को एंथुसियाज्म यानी उत्साह था वो अब खत्म होता नजर आ रहा था, वो अब ऐसा नहीं था।